हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अपूर्वा पाठक एंड वेलकम टू लक्ष्य ऑफिशियल। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं MPSI एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कंप्लीट सिलेबस को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो आप सभी मुझे जानते होंगे, आपने मेरी एक क्लास अभी इस चैनल पे देखी होगी और उसे बहुत पसंद भी किया है, उसके लिए अ वेरी बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी जो क्लास चलती है बहुत ही टाइट शेड्यूल होने की वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं आ पाती हैं, लेकिन अगर आप MPSI की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं और रेगुलर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैम बहुत जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने वाली हैं जिसमें आपको MPSI का कंप्लीट सिलेबस ना सिर्फ हिंदी, इसके अलावा बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपका जो भी आपने टारगेट बना के रखा है MPSI को अचीव करने के लिए वो आप अच्छे से अचीव कर पाएंगे, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे और एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैं पहले कुछ अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम अपूर्वा पाठक है, आप सभी जानते होंगे, और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसी वजह से थोड़ा सा शेड्यूल क्या है टाइट हो जाता है। अभी तो वैकेशंस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन फिर जब स्कूल स्टार्ट होंगे, आप ये भी जानते हैं कोविड-19 की वजह से अभी थोड़ा सा हम लोग को स्कूल में भी ऑनलाइन देखना पड़ता है और स्कूल जाना नहीं पड़ता, लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को वहाँ भी टाइम देना होता है। साथ ही हम लोग की कोचिंग भी है यहाँ पर, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमारी क्लास चलती है और उसमें भी मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने हम लोग के साथ हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया तो आपका हिंदी में आप जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा ही गेन करेंगे। अगर आप 25 सोचेंगे तो 26 मार्क्स गेन करेंगे। अब बहुत से लोग पूछेंगे 26 मार्क्स कैसे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स क्या होते हैं, परसेंटेज को देखते हुए बढ़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप जितना एम करेंगे, जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा ही अचीव करेंगे। जो भी हमारे स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं जिनकी प्रिपरेशन करते करते ही मेरा हिंदी में इतना कीन इंटरेस्ट मेंटेन हुआ है और उसी की वजह से मैंने हिंदी पढ़ने का एक नया तरीका बना के रखा हुआ है। क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं हिंदी हमारी रेगुलर, हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं, तो आप सोचते हैं कि हिंदी हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हिंदी बहुत ही हमारे लिए एक जानी पहचानी सी बहुत सरल भाषा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हिंदी बोलना, सुनना, लिखना अलग होता है, लेकिन जो हिंदी हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है वो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। एकेडमिक में तो हम सभी हिंदी को पढ़ते आते हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो सारे ही स्टूडेंट वो सेम ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सेम ही सिलेबस को पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम कंपटीशन की दुनिया में उतरने वाले हैं तो यहाँ पर आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ प्लस लेवल की प्रिपरेशन। तो सिर्फ एकेडमिक के ज्ञान से तो आपका काम नहीं चलने वाला और ना ही नॉर्मल बोलचाल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो सिलेबस होता है उसकी डीप नॉलेज, बहुत ही वाइड नॉलेज आपको चाहिए होती है। और वो वाइड नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? जब आप हिंदी को समझना स्टार्ट करेंगे, रटने में आप वोकैब अगर रटना स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ शब्द पढ़ पाएंगे, आप चीज़ों की परिभाषा को याद करना शुरू करेंगे तो शायद ही आप कुछ अच्छी परिभाषाएं आप याद कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक समझ मेंटेन करना, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ रहते हैं, कमिटेड होते हैं हम लोगों के साथ, तो हम बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। आप बिल्कुल रटना भूल जाएंगे और आप हिंदी बिल्कुल एकदम आपके लिए एकदम आसान लैंग्वेज हो जाएगी, उतनी ही आसान जितनी आपको ये बोलने में लगती है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कशन से स्टार्ट कर रहे हैं MPSI के सिलेबस से। अब देखिए, सिलेबस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि वो कौन सा रास्ता है जिस पे चल के आप अपने टारगेट पे बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे वो कौन सा एग्ज़ाम है, कौन है जो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है। इसके बाद हमें वहाँ पर काम क्या करना होगा, किस पोस्ट पे काम करना होगा। फिर जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की स्टेजेस क्या क्या होने वाली हैं। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी।
इसके बाद कहीं जाके हम पहुँचते हैं कि अब हमें रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और जब हम रिटन की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो रास्ता होता है वो गुजरता है, वही जो रास्ता होता है वो होता है सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम देखते हैं आप जो भी आपका सिलेबस है, मान लीजिए उसमें आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लीजिए हम हिंदी विषय की बात करते हैं, फिर जब आपको सिलेबस दिखा हुआ मिलता है तो वहाँ पर आपके कुछ उप विषय लिखे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको एक उप विषय तो देखने को मिल गया, लेकिन उसके अंतर्गत आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उसमें क्या क्या पूछे जाना, या फिर उसमें जो भी आपका, मान लीजिए यहाँ पर हम सिलेबस की बात करते हैं, आप देख रहे हैं भाषा बोध। अब भाषा बोध में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके अंतर्गत सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के लिए आज की ये स्पेशल डिस्कशन क्लास मैंने रखी है, जिसमें हम सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत डीपली समझ लें। सिलेबस से क्या होता है, हमारे सामने पूरा खुल के आ जाता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, और क्या हमें थोड़ा सा एवरेज किस पे तैयारी करनी है, किस पे और अच्छा ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए अब सिलेबस की हम बात कर लेते हैं और देखते हैं जो हमारा MPSI का सिलेबस है, इसमें सबसे पहले जब हम हिंदी की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, जो आपका हिंदी का पोर्शन है वो कितना आता है, टोटल होता है 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है इसमें। तो आप खुद ही ये चीज़ जान रहे होंगे कि 70 मार्क्स कितने ज़्यादा होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप हिंदी पे एक बहुत अच्छी पकड़ अपनी बना लेंगे और यहाँ पर आप 65 प्लस तो बहुत आराम से हमारी क्लासेस को पढ़ते पढ़ते 65 प्लस तो आप बहुत ही आराम से निकाल ही लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देंगे, रेगुलर क्लास लेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपके लिए 70 को भी गेन करना कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात है वो तो ये है कि 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी का। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो लेवल में क्या होता है, 10+2 का लेवल होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एकेडमिक में तो आप हिंदी पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करना है तो क्या करना है, लेवल तो आपका 10+2 का होगा, लेकिन अब यहाँ पर आपसे वही 10+2 वाले क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाने। यहाँ आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा कि अभी 10+2 के बाद आपने खुद पर कितनी ज़्यादा मेहनत की है। तो यहाँ पर हमें सिलेबस को डीपली भी पढ़ना और थोड़ा सा वाइडली भी पढ़ना है, ताकि आपका एक भी नंबर मिस ना होने पाए। तो ये तो हो गई मार्क्स की और एग्ज़ाम के लेवल की बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो भी हमारे सिलेबस होने वाला है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला जो है आपका लिखा हुआ है भाषा बोध। इसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा MPSI का, उसमें जो आपका हिंदी का सिलेबस है उसमें सबसे पहले तो आपका पोर्शन आएगा वो होगा व्याकरण का। व्याकरण का पोर्शन सबसे पहले जो आपका पोर्शन आएगा व्याकरण का, जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल जो नोट किया हुआ है वो व्याकरण का पोर्शन ही है। व्याकरण में क्या होता है, अगर हम बात करें व्याकरण की तो आपको पता होगा हिंदी भाषा में जो आपकी व्याकरण होती है उसके 3 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला अंग होता है वर्ण होता है, उसके बाद दूसरा अंग होता है शब्द, और व्याकरण का हमारा तीसरा अंग होता है वह होता है वाक्य। तो ये होते हैं वर्ण, शब्द और वाक्य, व्याकरण के 3 अंग। अब इन्हीं 3 अंगों में सब जुड़ते मिलते एक साथ बनते हुए हमारी हिंदी की पूरी व्याकरण बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले जब हम वर्ण की बात करते हैं तो आप जानते हैं इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वर्ण परिचय पढ़ते हैं। जो भी वो जितना भी टॉपिक होता है वर्ण का वह सारा कुछ आपका आ जाता है भाषा बोध में। भाषा बोध में क्या होता है, आप जानते हैं ध्वनि, वर्ण, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। तो ये जो वर्ण आप पढ़ते हैं व्याकरण का हमारा पहला अंग होता है, इसे हम पढ़ते हैं भाषा बोध के अंतर्गत। ध्वनि पढ़ते हैं, फिर वर्ण जानते हैं, वर्णों का वर्गीकरण, आपकी पूरी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होने वाली है, वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ये सभी जो बातें होती हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके भाषा बोध के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है
है शब्द रूप और शब्द युग्म। नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पर साफ साफ बात की गई है शब्द की, यानी कि यह जो है वो हमारा व्याकरण का दूसरा अंग शब्द के अंतर्गत आने वाला है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जो शब्द होते हैं वो ही व्याकरण के मैक्सिमम पार्ट को कवर करते हैं। व्याकरण के जितने भी बिंदु होते हैं उसमें ज़्यादातर सारे बिंदु शब्द के अंतर्गत ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो आपका शब्द रूप और शब्द युग्म की बात हो रही है, तो यहीं पर आपके शब्द निर्माण की भी बात होगी। शब्द क्या होते हैं, शब्द किस प्रकार से बनते हैं, शब्दों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, शब्दों के रूप क्या हैं, और शब्द युग्म यानी कि जो भी हम शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। शब्दों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसके हम बहुत सारे आधार पढ़ते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, फिर हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, इसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर, और हम पढ़ते हैं विकार के आधार पर। ये 4 आधार हैं जिन पे हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे वे सभी शब्द जैसे यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, संकर शब्द, ये सारे आपके उत्पत्ति में पढ़ लेते हैं। फिर हम व्युत्पत्ति की बात करते हैं, इसमें आपके जो भी शब्द आते हैं जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये सब आप व्युत्पत्ति में पढ़ते हैं। फिर बात आती है अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आप शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं जो होता है, जैसे आप पढ़ते हैं समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। ये सभी आपको वैसे तो अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाना चाहती हूँ कि जो शब्द टॉपिक होता है पूरा अपने अंदर व्याकरण के मैक्सिमम पार्ट को कंटेन किए हुए होता है। फिर आप बात करते हैं विकार की। विकार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी और अविकारी क्या होते हैं, इन्हें समझने के लिए आप आगे की क्लासेस देखिएगा, लेकिन अभी यहाँ पर जान लीजिए कि जो भी आपके व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जितने भी अव्यय हैं वे सभी आपके विकार टॉपिक के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण साफ साफ देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको वो पढ़ना नहीं है। याद रखिएगा जहां पर आपके शब्द की, शब्द युग्म की और शब्द निर्माण की बात की गई, अर्थात आप शब्द को इतना डीपली पढ़ेंगे कि व्याकरण के किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। तो ये सारा कुछ जो होगा वो आपके शब्द रूप और शब्द युग्म के अंतर्गत आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं वाक्य भेद की, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है। वाक्य भेद में क्या होता है, हम देखते हैं जो भी हम वाक्य निर्माण करते हैं, वाक्य के भी प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं और आपके प्रयोग के आधार पर होते हैं, क्रिया के आधार पर होते हैं, तो वाक्य के भी प्रकार होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जो इसमें संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य होते हैं, इनका आपस में किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे हम कहें साधारण वाक्य हैं, इन्हें जोड़ना है, या फिर मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। तो इस प्रकार का जो भी परिवर्तन होता है, और वाक्य शुद्धि, जैसे हम इसमें देख लेते हैं जो आपका वाक्य भेद टॉपिक आता है, इसमें वाक्य परिवर्तन और वाक्य शुद्धि। वाक्य परिवर्तन और वाक्य शुद्धि जो टॉपिक होते हैं वे आते हैं आपके वाक्य भेद के अंतर्गत। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोली, भाषा, विभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। आप सभी जानते हैं, एक कहावत भी आपने सुन रखी होगी कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, यानी कि बानी अर्थात बोली। हम कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें कोस कोस पर पानी बदलता है, अर्थात पानी का स्वाद बदलता है, और 4 कोस पर, हर 4 कोस पे बानी बदल जाती है, अर्थात बहुत सारी बोलियाँ हमारे देश में बोली जाती हैं। उन्हीं बोलियों में जैसे हम बात करते हैं, आप एमपी के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, आपके जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग शहर हैं, जैसे ग्वालियर है, इंदौर है, रीवा है, भिंड है, सागर है, यहाँ पर हर अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। तो आपको इन बोली के विषय में पता होना चाहिए। साथ ही अपनी भाषा, विभाषा यानी क्षेत्रीय भाषाएं, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में भी कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हें हम जब पढ़ेंगे आगे तो किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है उपसर्ग और प्रत्यय।
उपसर्ग और प्रत्यय की हम बात करें तो एक बार फिर मैं वही बात आपसे कहूँगी कि ये भी आपके रिलेट करते हैं किससे, व्याकरण के दूसरे अंग शब्द से। याद कीजिए, अगर आपने मेरी पहली क्लास को देखा है जिसपे मैंने संधि पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती हैं। शब्द संरचना की इकाई मैंने आपको बताया था कि 4 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी 4 इकाइयाँ होती हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। ये 4 इकाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए, वैसे तो हमारा जो हिंदी शब्दकोश है बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, तो हमारी जो वोकैबुलरी है बहुत ज़्यादा है। इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? कुछ शब्द, रूढ़ शब्द तो बना लिए गए, फिर हमने क्या किया, उपसर्ग आप जानते हैं शब्द के आगे प्रयोग होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्द के बाद में प्रयोग किए जाते हैं, फिर संधि क्या होती है जब शब्दों का योग होता है और कुछ विकार होता है, और इसके बाद आता है समास, जहाँ पर हम शब्दों का मेल इस प्रकार से करते हैं, एक नए अर्थ को प्रकट करते हैं। तो इन चारों ही प्रकार से क्या होता है, नए शब्द का निर्माण होता है, नए शब्द की संरचना होती है। तो ये होती है शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ, जो भी वैसे तो हम कहें तो ये शब्द टॉपिक में ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में इसे एक अलग जगह दी हुई है कि उपसर्ग और प्रत्यय भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके जो शब्द अगला जो पॉइंट है वो है पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द। पर्यायवाची की मैंने अभी बात की थी कि शब्द को ही अगर हम अर्थ के आधार पर विभाजित करते हैं तो उसमें आपके सार्थक जो शब्द बनते हैं उसमें बहुत से आपके शब्द आपको अर्थ के आधार पर देखने को मिलते हैं। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, एक जैसे ही समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द। फिर विलोम यानी कि विपरीतार्थी अर्थात विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द। फिर अनेकार्थी आते हैं जो अनेक अर्थ को प्रकट करते हैं। और इसके बाद आपका एक अलग से दिया हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक वाक्यांश होते हैं और उनके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। फिर हम बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भाव पल्लवन और संक्षेपण। भाव पल्लवन और संक्षेपण की अगर हम बात करें तो अभी तक हम शब्द की और वर्ण की बात कर रहे थे, वाक्य की बात कर रहे थे। अब हम आए हैं भाषा के जो मूल तत्व होता है यानी कि भाव के बारे में। भाव पल्लवन का अर्थ होता है कोई भी, इसमें क्या होता है आपके क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको एक कुछ लाइंस दी होती हैं, कुछ पंक्तियां दी होती हैं और उससे आपको भाव को ग्रहण करना होता है या फिर आपको भाव को संक्षिप्त रूप में भाव निकालकर उसका लिखना होता है, भाव को समझना होता है। ये डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, ये एक टॉपिक है जो डिपेंड करता है आपकी भाषा की समझ पे, यानी कि आपकी जो भी आप भाषा के विषय में पढ़ रहे हैं तो आपकी भाषा लेखन, आपके भाषा कौशल पे डिपेंड करता है। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ यानी कि आपको भाषा कितने अच्छे से समझ में आती है, उसकी शैली के विषय में आप कितना अच्छे से जानते हैं, इसी के माध्यम से आपकी भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ से ही आप भाव पल्लवन और भाव संक्षेपण के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधि और समास। इसकी चर्चा अभी हमने की थी कि शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो इसी में आपके संधि और समास भी आते हैं, इन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संधि है 3 प्रकार से हो गई, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अभी आपने हिंदी में पहली क्लास जो है संधि की उसे भी आई एम श्योर देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा स्वर संधि वहाँ पर पढ़ाई गई है। फिर आपके व्यंजन संधि में भी यही कोई 24-25 नियम हैं जिनको हम पढ़ेंगे और फिर हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो ये इसे पढ़ने की जिम्मेदारी तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, फिलहाल आप इस सिलेबस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए जिससे आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है। फिर आप बात करते हैं समास की, तो समास के भी बहुत सारे प्रकार हैं, समास क्या होते हैं और इसके जो उदाहरण हैं। तो इसके जो प्रकार हैं क्या होता है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम इसे एक इतने अच्छी तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको वो याद करने में, एग्जाम्पल्स में कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन ना होने पाए। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, एक भाषा जो एक समृद्ध भाषा की अगर हम बात करें तो उसकी एक
ताकत होती है, एक विरासत में मिले हुए कुछ हमारे वाक्यांश हैं। जैसे लोकोक्ति की अगर हम बात करें तो लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों द्वारा बोली गई उक्तियाँ, लोक उक्तियाँ, यानी कि ये ऐसे वाक्यांश हैं, ऐसे वाक्य हैं जो सदियों से बोले जा रहे हैं और एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ये एक किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए एकदम प्रमाणिक सिद्ध हो चुके हैं और इनका प्रयोग करके हम अपने भाव को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आपकी लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसके लिए हमें पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना होता है और एक समझ को बनाना होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसकी तैयारी जब हम करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की जाएगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। देखिए आपको पता है, आप बहुत अच्छे से, एग्जामिनर भी जानता है कि आप जितने भी टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किया वो आप घर से बहुत अच्छे से पढ़ के आने वाले हैं। सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं पढ़े जा सकते लेकिन सारे प्रकार ज़रूर पढ़े जाएंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर जो है वो आपकी समझ को जानना चाहता है तो उसके लिए क्या करता है, आपको एक अपठित गद्यांश दे देता है जो आप पहले से तो पढ़ के नहीं आए हैं। अब आपके पास कुछ लाइंस लिखी हुई है, एक पूरा गद्यांश है, फिर एक पूरा पद्यांश लिखा हुआ है और उसमें आपको उसे देखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपकी समझ कितनी अच्छी है। इसमें क्या करना होता है, आपको जो भी आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश होता है इससे आपको शीर्षक, सारांश और प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। शीर्षक, आपको जो भी आपका अपठित गद्यांश दिया हुआ है उसके लिए शीर्षक को लिखना, उसका सारांश लिखना और फिर कुछ प्रश्न हैं। किस तरीके से ये जो आपका टॉपिक है ये डिसाइड कर सकता है आपके एग्जाम्स में आपका परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि इसकी अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इसको अगर हम हल करना सीख लेते हैं तो ये आपका बहुत टाइम बचा सकता है और उस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी अदर टॉपिक के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये सीखेंगे कि हम किस प्रकार से कम टाइम में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा व्याकरण पोर्शन, जो भी जिसमें हमने वर्ण, शब्द और वाक्य से जुड़े हुए जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा आगे का सिलेबस, हालांकि इतना नहीं है, आगे देखते हैं सिलेबस हमारा आगे क्या है। आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस में और हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा है व्याकरणिक पोर्शन को, जो भी हमारे हिंदी भाषा में ग्रामर आती है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे। अब इसके आगे हम देख रहे हैं साहित्यिक हिंदी की बात कर रहे हैं। आपको पता है जितनी भी भाषाएं हैं उनका कुछ ना कुछ साहित्य उसमें लिखा जाता है। फिर बात आती है इस साहित्य के सौंदर्य की, अर्थात साहित्यिक सौंदर्य की, तो उसके लिए कुछ विशेष अवयव होते हैं जो एक भाषा को बहुत ही सुंदर रूप प्रदान करते हैं, भाषा के साहित्य को अगर हम कहें तो और अधिक सजा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ बिंदु हैं, जैसे पहला हमारा जो बिंदु लिखा हुआ है वह है रस। रस की हम बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है वो कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आप इसको अगर जिस तरीके का इसका नाम है वैसे ही रस लेकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे और इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। बस आप एक बार कहते हैं ना, मन लगा के उसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, एक एक रस के विषय में आप समझ जाएंगे। 9 प्रकार के रस होते हैं, फिर इसमें हमें स्थायी भाव पढ़ने होते हैं, विभाव, अनुभाव, ये सब कुछ पढ़ना होता है, संचारी भाव। तो रस में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है छंद। छंद की हम बात करें तो भाषा के सौंदर्य की, जब हम पद्य की बात करते हैं तो उसमें छंद की बात आती है। 3 प्रकार के आपके छंद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक। 3 प्रकार के आपके जो छंद होते हैं, वही हम रस की बात करें तो 9 प्रकार के हम रस पढ़ते हैं। तो इन छंद के अंतर्गत भी जैसे मात्रिक में भी आते हैं आपके सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन ये यकीन मानिए ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप इन्हें एक बार भी अच्छे से ध्यान से क्लासेस के थ्रू सुनते भी चलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर अगर आप नोट्स बना लेंगे, जो भी आप अगर रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं आप उनके नोट्स बनाते चलेंगे और उन्हें 1-2 बार अच्छे से सुनने के बाद ये सारी चीज़ें आप कभी नहीं भूलने वाले। फिर बात करते हैं अलंकार। अलंकार एक टॉपिक है, ये भी हिंदी भाषा के सौंदर्य को ही दिखाता है। इसमें भी आपके 3 प्रकार के अलंकार होते हैं।
शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, और इन तीनों अलंकारों के भी अनेक अनेक प्रकार होते हैं। आपका जो सिलेबस आपको PDF फॉर्म में आपने देखा भी होगा, उसमें कुछ अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इन सब की बात की गई है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कुछ अलंकार नहीं, आपसे अलंकार के अंतर्गत तीनों प्रकार के अलंकार में से कोई भी अलंकार को पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। फिर ये 3 हो गए अवयव जिनसे हम काव्य के सौंदर्य की बात कर रहे थे। फिर आते हैं काव्य गुण की। काव्य गुण, अभी हम वही बात करते चल रहे थे कि जो साहित्यिक सौंदर्य की अगर हम बात करें किसी भाषा के, तो जब हम काव्य की बात करते हैं उसी में आपको रस भी देखने को मिल जाता है, छंद भी देखने को मिलता है और अलंकार भी देखने को मिल जाता है। तो ये सभी कुछ क्या आता है, काव्य के गुणों में आता है। तो इन्हें अलग अलग लिख लें, या फिर हम काव्य गुण की बात करें, जैसे आपने व्याख्या वगैरह लिखी होगी, कभी भी कोई भी पद रचना आपने देखी होगी और फिर आप उनकी व्याख्या लिखते हैं, उसमें शीर्षक, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, और उसके बाद आपने लिखा होगा उसका साहित्यिक सौंदर्य। फिर उसमें आप लिखते हैं शैली क्या है, इसमें कौन सा रस प्रयोग है, कौन सा अलंकार, कौन सा छंद, साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, ये सभी जो आप पढ़ते थे। हम कह रहे हैं ना कि हमें अब बेस से पढ़ना है, सिर्फ कुछ वोकैब पढ़ लेना काफ़ी नहीं होगा इसको हिंदी को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि आपका जो MP का हिंदी का एग्ज़ाम है, मेरे हिसाब से जो MP में कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ हिंदी पूछी जाती है। जो इसका पैटर्न है, इसमें जो हिंदी को जो सिलेबस पूरा समाहित किया गया है वो थोड़ा विस्तृत रूप से लिया गया है। तो इसमें ये बहुत ही बारीक चीज़ें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हिंदी की पूछी जाती हैं। फिर आते हैं काव्य की परिभाषा की बात। तो काव्य की परिभाषा में हम देखते हैं काव्य क्या होता है, फिर काव्य कितने प्रकार का होता है। आपको पता है प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, इसके बाद चंपू काव्य है। तो अलग अलग प्रकार के आपको काव्य जो विधाएं हैं वो देखने को मिलती है। काव्य की परिभाषा क्या होती है प्रत्येक काव्य में, फिर इसके बाद उसकी कुछ विशेष रचनाएं होती हैं, उनके विषय में पढ़ना होगा। ये तो हो गया हमारा, अगर हम बात करें इतने ये जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये हमारी साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आएंगे, साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आएंगे। और जहाँ तक ये 25% आपका एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, और उसमें आपको 25% जो पोर्शन होगा वो आपको साहित्यिक हिंदी का देखने को मिल सकता है। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, हमारा 2 अभी बिंदु बचे हुए हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे आप अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जब आप GS पढ़ते हैं तो उसमें आप MP स्पेशल पढ़ते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं वो अपने प्रदेश के विषय में स्पेशल जानकारी आपको होनी चाहिए। वास्तव में अगर आप जिस प्रदेश के स्टेट डिपार्टमेंट में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाह रहे हैं तो आपको अपने प्रदेश के विषय में जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो जैसे आप GS में देखते हैं आपके प्रदेश का, जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश का इतिहास, भूगोल, इस तरीके की आप चीज़ें पढ़ते हैं। वहाँ की जलवायु के विषय में पढ़ते हैं, वहाँ के मुख्य स्थलों के विषय में पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी अगर हम कहें तो ये जो आपके 2 टॉपिक्स हैं वो आ रहे हैं आपके MP स्पेशल से, MP स्पेशल से आ रहे हैं। इसमें क्या है आपको, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो ये है क्षेत्रीय बोली, जिसमें आपके आती हैं पहेलियाँ, चुटकुले, जो भी आपके गीत लिखे जाते हैं, लोकगीत, लोक कथा, उनका परिचय, और खड़ी बोली में उनका अनुवाद किस प्रकार से होना है। क्षेत्रीय भाषा की हमने जब अभी भाषा बिंदु पढ़ा था व्याकरणिक में भी, तो मैंने आपको बताया था कि जो बोलियाँ होती हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएँ होती हैं वो कोस कोस पे, हर 4 कोस पे बदलती। हालांकि ये तो एक कहावत है, लेकिन फिर भी हर एक अलग जो भी आपके शहर है वहाँ जाके आपकी बोलियाँ क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तन होता है। और उन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं में वहाँ के कुछ जो क्षेत्रीय कवि वगैरह होते हैं, लेखक होते हैं, वे कुछ ना कुछ रचनाएं करते हैं। वो चाहे पहेलियाँ हो या फिर चुटकुले हो। चुटकुले वे चुटकुले जो जिन्हें भाषा में हिंदी, जो आपका मध्य प्रदेश का साहित्य है उसमें स्थान दिया गया है। और फिर लोकगीत, लोक कथाएँ, इन सभी के विषय में आपकी क्या जानकारी है, उन्हें आप अपनी खड़ी बोली में अनुवादित कर पा रहे हैं, इस प्रकार का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद जो आपका लास्ट पॉइंट है वह है मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाली हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाएं, इनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम बात जहां कर ही रहे हैं MP स्पेशल की, तो आपको क्या पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में जो आपकी
लोकल भाषा, जो भी क्षेत्रीय भाषा में भी पत्र पत्रिकाएं आ रही हैं मध्य प्रदेश में जो प्रकाशित हो रही हैं, उनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन इसका प्रकाशक कौन है, इसमें किस प्रकार की बातें होती हैं, या पत्रिकाओं की कोई भी सामान्य जानकारियाँ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, और जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हम बुक्स की भी चर्चा कर लेंगे आगे अपनी क्लासेस में, उनसे आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आपका जो MPSI एग्ज़ाम होने वाला है, इसका हिंदी का पूरा विस्तृत सिलेबस, कोई भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया है। इनफैक्ट हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा है कि इसमें हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ लिया है। फिर हमें ये भी याद रखना है 25% तक आपका साहित्यिक हिंदी से आ सकता है, इसके बाद 10 to 15% आपका MP स्पेशल से आ सकता है, और बाकी 65 है, जिस भी रेशियो में आपका पेपर है, ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो हिंदी में ये जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हिंदी को आप इतना भी लाइटली ना लीजिए क्योंकि आपको हिंदी बोलना आता है, क्योंकि जो हिंदी हम बोलते हैं रेगुलर में, जिसे हम यूज़ करते हैं, वो हिंदी और कंपटीशन में उतरने के बाद जो हिंदी हमें देखने को मिलती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है, उनको अच्छे से देखा है। फ़िलहाल तो मैं टीचिंग में हूँ, टीचिंग लाइन में हूँ, लेकिन क्योंकि PCS की प्रिपरेशन चल रही है, तो उसमें हमने हिंदी को इतना अच्छे से पढ़ा है, इतना कुछ उसके विषय में जाना है कि जिसे हम नॉर्मल में कुछ ऐसी भी बातें थी जिन्हें हम जानते नहीं थे, और यही पढ़ते पढ़ते इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर हिंदी पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपकी रेगुलरिटी चाहिए होती है, कमिटमेंट चाहिए होता है। किससे कमिटमेंट? खुद से। सबसे पहले आप ये चीज़ सोचिए कि हमें ये करना है, और फिर यकीन मानिए आपको वो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी अब हम छोटी सी बात। अब हम क्या करते हैं, MPSI का जो भी हिंदी का सिलेबस था वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, और कोशिश यही रहेगी कि एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से आप सभी के सामने प्रेजेंट कर पाएँ, बहुत अच्छे से आपको उसके विषय में जो भी हमें पता है अभी तक का, जो भी हमारी ट्रिक्स हैं, या फिर जिस भी टेक्निक को हम फॉलो करते हैं पढ़ने के लिए, कंटिन्यूटी बनाने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना हो, या फिर हम टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आएंगे आपके लिए, तो उन सब से आप जुड़े रहिए, अपनी रेगुलर तैयारी बनाए रखिए जब भी वैकेंसी आए, ताकि आपको सेकंड चांस के लिए बिल्कुल सोचना ही ना पड़े। आपके पास बहुत अच्छा भी टाइम है, आप इसे यूज़ कीजिए। टाइम यूटिलाइज़ करना, आप क्योंकि आप प्रिपरेशन में उतरे हैं, कंपटीशन में उतरे, तो आपको तो पता ही होगा। अच्छी तरीके से पढ़िए, एक रेगुलरिटी बना के पढ़िए। मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि आपको यूट्यूब पे भी रेगुलरिटी मिलती रहे, मेरे वीडियोस यहाँ पर रेगुलर आते रहें, क्योंकि थोड़ा सा जैसा मैंने आपको बताया कि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, तो उसकी वजह से शायद रेगुलरिटी ना बने। लेकिन आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं MPSI एग्ज़ाम की, तो आप लोग थोड़े से पैसे को मत देखिए। पेड कोर्सेज जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये मत सोचिए कि हमें यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है जो चीज़, उसके लिए हम पेड कोर्सेज क्यों ज्वाइन करें। उसका रीज़न ये रहता है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहनी बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए अपनी, अगर आप तैयारी अच्छी चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और मेरी यही विशेज़ है आपके लिए कि आप लोग बहुत अच्छे से सभी लोग सक्सेसफुल होंगे और अपना टारगेट ज़रूर अचीव करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने आज एक डिस्कशन क्लास थी। क्लासेस तो हम आगे भी अपनी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आप लक्ष्य ऑफिशियल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका एम अचीव करने में आपको हेल्प करने के लिए हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको वीडियो पहुंचाते रहे और आपको उसका पता चलते रहे। थैंक यू।